आज वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के साइंस के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे आप लोग बोर्ड पे जो दो क्वेश्चंस देख रहे हो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपको हम पे विश्वास नहीं होता है तो आप लोग एक बार क्वेश्चंस बैंक को प्लॉट करके देख लीजिएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, ये तनुकरण क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। तो हम बार बार आपको कहते हैं समय कम बचा हुआ है, इतने कम समय में आप लोग को क्या करना चाहिए। सबसे पहले विगत 10 वर्ष से जो प्रश्न पूछते आ रहा है, विगत 10 वर्ष से जो प्रश्न पूछा गया है, उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक बेहतरीन तरीका से रिवाइज कीजिए। वो सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में घूमना चाहिए, तभी आपका बेहतर रिजल्ट आ पाएगा। यदि आप लोग चाहते हो कि 450 प्लस रिजल्ट आए, एक बेहतर स्कोर आए, 80% आए, 85% आए या 90% आए, तो आपको सिलेबस तो पूरा कवर करना ही पड़ेगा। इसके साथ ही साथ हम हर एक वीडियो में बताते हैं कि आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना ही पड़ेगा। बगैर क्वेश्चन बैंक पढ़े हुए आप कहिएगा 450 प्लस एक अच्छा स्कोर ला ले, ये कभी भी संभव नहीं है। ये संभव कब हो सकता है, जब आपको सिलेबस पर पूरा कमांड हो, समझ गए ना। और जब सिलेबस पर कमांड हो भी जाएगा फिर भी आपको क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करना ही है। क्वेश्चन बैंक के माध्यम से आपको प्रैक्टिस आएगी। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और जिस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा उसी तरह से आप हो जाइएगा, उसी तरह से आप बन जाइएगा। तब हमने कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास मनुष्य को बलवान बनाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाए हुए अब हम लोग इन दो प्रश्नों को एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। गलनांक का मतलब क्या हुआ, जिस टेम्परेचर पर कोई भी पदार्थ द्रव के रूप में अर्थात गलना प्रारंभ कर देता है उसे ही हम लोग कहते हैं गलनांक। तो जिस टेम्परेचर पर, जिस तापमान पर, ये टेम्परेचर क्या है, ये ऊष्मा क्या है, ये भी ना एक ऊर्जा है। ऊष्मा, प्रकाश, ये विद्युत क्या है, ये ऊर्जा ही ना है। ऊष्मा हो गया, चाहे प्रकाश हो गया, चाहे विद्युत हो गया, ये सब क्या है, ऊर्जा ही ना है। तो भाई देखिए, कह रहा है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इससे पहले के वीडियो में कि आयनिक यौगिक क्या है और विज्ञान से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछने की संभावनाएं बनी रहती है, उन सारे क्वेश्चन को भी हमने एक बेहतरीन तरीके से करा दिए हैं। तो यदि आप लोग उन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं जो इस चैनल पर हमने करा दिए हैं बेहतर तरीका से, तो आप लोग जरूर यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिएगा, या नहीं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पे हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो जाकर के देखिए, आपको यदि बेहतर अंक लाना है। फिलहाल अभी इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। आयनिक यौगिक, आयन का मतलब क्या होता है, धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन, यानी कि वैसे यौगिक जिसका निर्माण धातु एवं अधातु से हो, वैसे यौगिक जिसका निर्माण धातु एवं अधातु के कारण से हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धातु क्या होता है, धातु पर पॉजिटिव चार्ज होता है और अधातु क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को ही हम लोग कहते हैं आयन। आवेशयुक्त कण को ही हम लोग कहते हैं आयन। आवेशयुक्त कण क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, उसी को कहते हैं। आवेशयुक्त कण को क्या कहा जाता है, आयन कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर किस तरह से लिखे हैं, आयनिक यौगिक आयनों के द्वारा बने होते हैं, क्योंकि एक आयनिक यौगिकों का निर्माण एक धातु एवं अधातु से होता है। तो भाई धातु के बारे में तो आप लोग जानते हो, धातु पर प्लस चार्ज होता है, अधातु पर माइनस चार्ज होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यह आयनों के द्वारा बने होते हैं। धन एवं ऋण आयन के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं। धातु पर प्लस चार्ज और अधातु पर माइनस चार्ज, और प्लस माइनस क्या करेगा, आप लोग तो जानते ही हो, अट्रैक्शन होगा ना उसमें। अरे सेम चार्ज रहेगा तब न रिपेल करेगा, उससे भागेगा, प्रतिकर्षित करेगा, विकर्षित करेगा। और जब विपरीत आवेश है तो उस दिन में क्या होगा, ये मजबूत रूप से क्या होगा, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गया, जुड़ेगा। जब प्रबल रूप से, प्रबल आकर्षण बल के कारण से एक दूसरे के साथ जुड़ेगा तो वो क्या होगा, कठोर नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा। अब थोड़ा कम आकर्षण के साथ जुड़ा रहता है, जैसे कि पानी है, वायु है, इसके बीच में गैपिंग डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उस स्थिति में तो प्रबल रूप से तो जुड़ेगा नहीं, उस स्थिति में तो कठोर मजबूत होगा नहीं। जो भी वस्तु को आप लोग देखिए, तो किसी भी वस्तु का आप लोग बेहतरीन तरीके से उसमें गैपिंग नहीं रखिएगा तो उस स्थिति में क्या होगा, वो कठोर होगा ना। प्रबल रूप से जुड़ेगा तो उस स्थिति में क्या होगा, प्रबल रूप से जुड़ेगा, एक बेहतरीन तरीके से जुड़ेगा। उस स्थिति में मान के चलो उसके बीच में गैपिंग नहीं रहेगा, कोई रिक्तियां नहीं रहेगी, बढ़िया से जुड़ेगा, तो उस स्थिति में कठोर तो होगा ही, होगा ना। तो देखो ना, आयनिक यौगिक आयनों के द्वारा बने होते हैं। धन एवं ऋण आयन के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं। आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं, किसके कारण से, क्योंकि
ये आयनों के द्वारा बने होते हैं, जिसमें प्लस चार्ज होता है, माइनस चार्ज, और प्लस माइनस चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इसी आकर्षण होने के कारण से क्या होता है, वह मजबूत रूप से बंधे हुए रहते हैं, मजबूत रूप से जुड़े हुए रहते हैं। जब जुड़ेगा तो वह कठोर होगा, ठोस होगा। तो जब बेहतरीन तरीका से जुड़े हुए रहते हैं तो उसको अलग करने के लिए तो आपको ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। ऐसे तो नहीं हो सकता है, ऐसे साधारण टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे क्या आप सोडियम क्लोराइड को, नमक को आप गला सकते हो ऐसे साधारण टेम्परेचर पर? नहीं ना, क्योंकि वो प्रबल रूप से जुड़ा हुआ है। जब प्रबल रूप से जुड़ा हुआ है तो उसको अलग करने के लिए भी ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। अलग करने के लिए ज्यादा एनर्जी का मतलब यहाँ क्या हुआ, ज्यादा हीट देना पड़ेगा। जब ज्यादा हीट देना पड़ेगा तो उसका गलनांक उच्च होगा ना। गलनांक उच्च होने का मतलब क्या हो, उसको गलाने के लिए, उसको अलग करने के लिए, द्रव के रूप में बदलने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह प्रबल रूप से जुड़ा हुआ रहता है। एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ समझने का प्रयास कीजिएगा कि आखिरकार आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। सबसे पहले हम लोगों ने जाने आयनिक यौगिक आयनों के द्वारा बने होते हैं। फिर इसके बाद जाने क्योंकि ये आयनों के द्वारा बने हैं और इसमें विपरीत आयन होते हैं, जिस कारण से ये विपरीत आयन होने के कारण से, विपरीत आयन का मतलब क्या हुआ, धनात्मक आयन, ऋणात्मक आयन के होने के कारण से ये प्रबल रूप से जुड़े हुए रहते हैं, एक बेहतरीन तरीका से जुड़े हुए रहते हैं, जिस कारण से ये ठोस एवं कठोर होते हैं। जब ठोस एवं कठोर होते हैं, पूरा एक दूसरे के साथ बंधे हुए रहते हैं, ठोस है, तो उसको अलग करने के लिए आप लोग को तो ज्यादा टेम्परेचर देने की आवश्यकता होगी। ऐसे साधारण टेम्परेचर तो आप लोग अलग कर नहीं सकते, क्योंकि एक तो प्लस माइनस आने के कारण से वो एक दूसरे को अटैक तो करे रहा है, पूरा बेहतरीन तरीके से अटैक तो करेगा ही। तो उसको आप लोग को अलग करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना ही पड़ेगा। अगर नहीं दीजिएगा तो उसी दिन में अलग ही होगा। तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है इसको गलाने के लिए, किसको, आयनिक यौगिक को। तो इसलिए क्या होता है, इसका गलनांक उच्च होता है। देखिए, धान एवं ऋण आयन के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं। इसके गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। अब भाई क्यों अधिक होता है, यहाँ से देखिए इसका आंसर। क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ज्यादा अत्यधिक उष्मा की आवश्यकता होती है, अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और उष्मा तो क्या है, ऊर्जा ही ना है। कोई भी पदार्थ गलेगा, कोई भी पदार्थ द्रव के रूप में बदलेगा, तो उस स्थिति में उसको क्या देना पड़ेगा, हीट तो देना ही पड़ेगा, उष्मा तो देना ही पड़ेगा, टेम्परेचर तो देना ही पड़ेगा, एनर्जी तो देना ही पड़ेगा। समझ लो एक बेहतर तरीके से कि आखिरकार ये आयनिक यौगिक का गलनांक आखिरकार उच्च ही क्यों होता है। उच्च इसलिए होता है क्योंकि ये विपरीत आयन के कारण से एक दूसरे के साथ, मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण के कारण से एक दूसरे के साथ प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, जिसके कारण से आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं, क्योंकि इसका निर्माण आयनों के द्वारा हुआ है। और इसी कठोर अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए, इसको अलग करने के लिए ज्यादा आप लोग को टेम्परेचर देना ही पड़ेगा। इधर उधर टेम्परेचर दीजिएगा, कम टेम्परेचर दीजिएगा, साधारण टेम्परेचर दीजिएगा, उसी दिन में गलेगा ही नहीं। तो इसका गलनांक उच्च होने का मतलब क्या, इसको गलाने के लिए, इसको अलग करने के लिए, द्रव के रूप में बदलने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। वैसे ये आयनिक यौगिक क्या होता है, इसके बारे में हमने पहले ही वीडियो बना दी है, तो आप लोग YouTube पे सर्च करके देख लीजिएगा कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, GKS स्टडी सेंटर, या नहीं तो उस वीडियो का लिंक उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप लोग वहां से जरूर चेक कर लीजिएगा। और आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, और हो सके आपको वीडियो समझ में आ रहा है, हम जो भी बात आपको कहने का प्रयास कर रहे हैं आपके दिमाग में जा रहा है, और कुछ भी आप बात को समझ रहे हैं, तो जरूर है इस वीडियो को अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी दिखाइएगा जो क्लास 10 के अंदर पढ़ाई कर रहा है और आने वाले समय में उसका एग्जाम होगा, उन सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, तनुकरण क्या है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो तनुकरण का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी भी अम्ल को या किसी भी क्षार को जल में मिलाइएगा तो मिलने के बाद क्या होगा, अम्ल और क्षार मिलने के बाद क्या होता है, जल में जब ये मिलाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, उन दोनों के आयन की सांद्रता में कमी आ जाती है। उन दोनों के आयन की सांद्रता में मतलब क्या हुआ, अम्ल में H+ आयन पाया जाता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। अम्ल में क्या पाया जाता है, वैसा पदार्थ जो जल में घोलकर H+ आयन दे उसे ही हम लोग कहते हैं अम्ल। जो स्वाद में खट्टा लगे, जो नीले लिटमस को लाल कर दे उसे ही कहते हैं अम्ल। और इसके साथ ही साथ वैसा पदार्थ जो जल में घुलने पर OH- आयन दे उसे ही कहते हैं क्या, क्षार या क्षारक। वैसे क्षार या क्षारक में अंतर है, इसके बारे में भी हमने वीडियो बना दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेक तो करते नहीं हो, आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, लेकिन जो क्षारक जल में घुल जाता है उसे ही हम लोग कहते हैं क्षार। समझ रहे हो ना, एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। तनुकरण का मतलब क्या हुआ, जब जल में अम्ल या क्षारक को मिलाया जाता है तो उसके आयन की सांद्रता कम हो जाती है। मान के चलिए दो विरोधी पार्टी है,
अब दोनों विरोधी पार्टी को मिलाइएगा तो मान के चलिए दो विरोधी पार्टी है। अब जब दोनों विरोधी पार्टी को मिलाइएगा तो उस स्थिति में कब मिलेगा? जब दोनों अपना पावर कम करेगा, लो करेगा, तभी नहीं मिलेगा। अब उधर कहेगा हम इधर टीवी दिखा रहे हैं, उधर वो करेगा, तो उस स्थिति में तो मिल नहीं पाएगा। जब ये मिलने का मतलब क्या हुआ? स्लो होना। स्लो होने का मतलब क्या हुआ? उसकी पावर को सीज करना। सीज नहीं मतलब समझने का प्रयास कीजिए, फील लीजिए ना, मतलब अपनी पावर को कम करेगा तभी ना। अरे वो कहेगा हम बॉस है, वो भी कहेगा हम भी बॉस है, तो उस दिन तो कभी तो मिलेगा नहीं। दोनों में क्या होना चाहिए? एक रिलेशन होना चाहिए, एक नॉर्मल बात आएगा, नॉर्मल बात पर आ जाएगा, उस स्थिति में क्या हो जाएगा? उस दोनों का मिलन हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आप समझ रहे हैं, जिस तरह से हम आपको बताए दो विरोधी पार्टी को अगर मिलाइएगा तो उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों विरोधी पार्टी को किसी बात मिला करके उसको दोनों को नॉर्मल करना पड़ेगा, तभी नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह से तनुकरण का मतलब होता है जब जल में किसी अम्ल या क्षारक को मिलाया जाता है, तो जब जल के अंदर में अम्ल या क्षारक को मिलाइएगा तो उस दिन क्या होगा? मिल रहा है, तो इसका मतलब इसके भी आयन की साधनता में कमी आएगी। जिस तरह से वहां पे विरोधी पार्टी को मिलाते हैं तो दोनों को पावर को थोड़ा नॉर्मल किया जाता है, किसी बात को सामंजस्य बिठा करके, अलग अलग बातों को मिला करके, तब वो मिलता है। ठीक उसी तरह से जब भी इसको जल में मिलाते हैं तो दोनों अपना पावर आयन की सांद्रता कम कर देती है। जैसे कि हम आपको बताएं कि अम्ल में H+ आयन की सांद्रता पाई जाती है और क्षार में OH- आयन की सांद्रता पाई जाती है, तो उसके इकाई आयतन में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। यानी कि जब भी हम लोग जल में अम्ल या क्षार को मिलाते हैं तो उस स्थिति में उसके आयतन में क्या हो जाती है? आयन की सांद्रता में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। इसी प्रकार हम लोग क्या कहेंगे? जो थी तनुकरण कहेंगे। एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। जब जल में अम्ल या क्षारक को मिलाया जाता है तो उसके आयन की सांद्रता H3O+। H3O+ का मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन आयन है। वैसे हम सभी जानते हैं कि जब भी अम्ल को जल में मिलाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है? अम्ल को जल में मिलाइएगा तो उस स्थिति में क्या होगा? अम्ल H+ आयन देगा, लेकिन वो H+ आयन स्वतंत्र नहीं रह पाता है, फिर वह जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेते हैं। एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो हम सभी जानते हैं कि H+ आयन देता है, लेकिन वह H+ आयन कंटिन्यूअस अस्थायी स्वतंत्र नहीं रहता है, फिर वह जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेते हैं। एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। जब जल में अम्ल या क्षारक को मिलाया जाता है तो उसके आयन की सांद्रता H3O+, क्योंकि अम्ल में क्या पाया जाएगा? H3O+, यानी कि हाइड्रोनियम आयन, और क्षार में क्या पाया जाएगा? OH- आयन में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। यही प्रक्रिया क्या है? तनुकरण है। एक बेहतरीन तरीका समझ गए होंगे कि आखिरकार ये तनुकरण क्या होता है और ये आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है। एक बार और एक बेहतरीन तरीका समझाने का प्रयास करते हैं। भाई इसका मतलब ये नहीं समझिएगा तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर कम है, हम वीडियो लगातार कंटिन्यूस तो डालते नहीं है इसलिए, और चैप्टर बाय चैप्टर तो डाले नहीं है इसलिए नहीं ये सब्सक्राइबर बढ़ रहा है। समझ रहे हैं? हमारे में फॉल्ट है, हम मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि शाहरुख खान का फॉलोअर बहुत ज्यादा है और APJ अब्दुल कलाम का फॉलोअर बहुत कम है, तो इसका मतलब APJ अब्दुल कलाम कमजोर है, उसको कुछ होता ही नहीं है, उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है। समझ गए ना? एंटरटेनमेंट चैनल को तो सब फॉलो करता है, समझ रहे हो ना? जहाँ पे इधर उधर मौज मस्ती वाला बात होगा तो उसको तो देखने के लिए सब जाएगा। अब मान के चले कहीं पर शाहरुख खान आएगा, कहीं पर अक्षय कुमार आया और कहीं पर कोई वैज्ञानिक आ गया, तो उस वैज्ञानिक को देखने के लिए कितना आदमी जाएगा? लेकिन झाक भाग को देखने के लिए तो दुनिया एंटरटेनमेंट खोजता है। दुनिया को चाहिए क्या? लड़के सबको चाहिए क्या? उसको मजा चाहिए, लेकिन पढ़ाई में तो मजा नहीं है, पढ़ाई में तो दर्द लगेगा, तो वो सब करेगा नहीं। जिसमें आनंद आता है वही सब करेगा ना। इधर उधर देखने में जो गाँव समाज में देखते ही हो तो वो सब करने में आनंद आता है। जिसका मतलब ये नहीं समझेगा कि सर पे व्यूज नहीं आ रहा है, इधर उधर नहीं हो रहा है, जिसका मतलब सर खराब पढ़ा रहे हैं जाकर के। अब भाई क्या बताए, जो समझना है समझिए। और बहुत ज्यादा वीडियो अच्छा भी व्यू गया है, समझिए ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसके बाद लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा वीडियो अच्छा भी गया है, अच्छा व्यू गया है। 14-15 हजार। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था तो 43-44 हजार चले गया है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये चैनल चल नहीं रहा है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन कंटिन्यूस वीडियो नहीं ला पा रहे हैं ना, इसलिए विद्यार्थी सब ये जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। विद्यार्थी सबको लगता है सर डेली वीडियो डाल ही नहीं रहे हैं तो इस चैनल से क्यों जोड़े, समझ रहे हैं ना। वैसे अब वीडियो कंटिन्यूस लगातार आते रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर में हमने आपको एक बेहतरीन तरीका समझाने का प्रयास किया कि आखिरकार ये आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है। गलनांक का मतलब क्या होता है? जिस टेम्परेचर पर, जिस तापमान पर कोई पदार्थ गलना यानी कि द्रव के रूप में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देता है उसी होता है गलनांक। तो भाई आयनिक यौगिक का गलनांक क्यों उच्च होता है? इसलिए उच्च होता है क्योंकि आयनिक यौगिक विपरीत आयन के कारण से
धन एवं मरीन आयन के कारण से एक दूसरे के साथ मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण के साथ बंधे हुए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, जिसके कारण से ये आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं। जब ठोस एवं कठोर होगा तो इसको अलग करने के लिए, इसको गलाने के लिए ज्यादा एनर्जी देना ही पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना ही पड़ेगा। अत्यधिक गलनांक का मतलब क्या हुआ? गलनांक उच्च का मतलब क्या हुआ? इसको गलाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। भाई क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि ये मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल के साथ जुड़ा हुआ है, जिस कारण से ये ठोस एवं कठोर होते हैं। जब ये ठोस एवं कठोर होगा तो इसको अलग करने के लिए ज्यादा एनर्जी, ज्यादा ऊर्जा देना ही पड़ेगा। यहाँ पे लिखे हैं, इसको भी एक बार एक बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास किया हम लोग। ये तनुकरण किसे कहते हैं? तो तनुकरण का मतलब क्या होता है? जब भी हम लोग जल के अंदर में अम्ल या क्षारक को डालेंगे, मिलाएंगे जल के अंदर में इन दोनों को, तो इससे तो क्या होगा? ये दोनों अपने आयन की सांद्रता में कमी करेगा, और जब ये कमी होगा तो इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं तनुकरण। जब जल में अम्ल या क्षारक को मिलाया जाता है तो उसके आयन की सांद्रता में, किसके आयन की सांद्रता में? अम्ल या क्षारक के आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। यही प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग तनुकरण। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीके से देखे होंगे और ये दो टॉपिक को एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। और इससे पहले भी हमने सोशल साइंस के ऊपर, साइंस के ऊपर, अगर आप लोग चाहते हो कि और बेहतर करें तो एनएमएमएस के ऊपर हमने जितने भी सोशल साइंस का वीडियो डाल दिए हैं उन सारे वीडियो को आप लोग को देखिएगा। खास करके वो वीडियो को देखना है, एनएमएमएस के वाला वीडियो के बारे में हम कह रहे हैं, जिसमें हमने खुद से लिखे हैं ऑब्जेक्टिव को छाट के, ऑब्जेक्टिव को चूज करके जो भी हम वीडियो डाले हैं उन सारे वीडियो को भी देखिएगा। अब कितना विद्यार्थी को लगेगा सर जी हम 10th का है तो 8th वाले वीडियो देखने के लिए क्यों जाएं? भाई चाहे 10th में रहिए 8th में रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसे, समझिए ना। तुमने तो पढ़ा था, और आप बचपन में तुमने तो पढ़ा था जो सम विषम संख्या बचपन में, लेकिन अभी तक काम आया है ना, जीवन भर काम आएगा। तो हम जितना कह रहे हैं उतना कीजिए, आपको तो बेहतर अंक आएगा, इस बात की हम तो गारंटी देंगे ही। तो मौका मिले तो आप लोग सोशल साइंस के भी वीडियो देख लीजिए, साइंस का भी वीडियो देख लीजिएगा। और तो एनएमएमएस के ऊपर जितने भी वीडियो बनाए हैं, चाहे साइंस या सोशल साइंस का वीडियो, आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, आपको बेहतर अंक आएगा, इस बात की हम 100% गारंटी देते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। हो आज कल रात भर नींद आती नहीं, एक पल के लिए जान जाती नहीं, दिन महीना समा ऐसी क्या बात है, जीना तेरे बिना दुश्वारी हो गया, जीना तेरे बिना दुश्वारी हो गया, कहाँ दिल खो गया, कसम से कसम से कसम से।